ये कहानी है एयर ब्लू फ्लाइट 202 की, एक ऐसी उड़ान जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। लेकिन आज भी सवाल वही है, उस दिन आखिर क्या हुआ था? आइए जानते हैं। 28 जुलाई 2010 की सुबह एयर ब्लू फ्लाइट 202 कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट में जो प्लेन इस्तेमाल हो रहा था वो 4 साल पुराना एयरबस A321 था। ये एक बड़ा और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला विमान है। इस फ्लाइट में कुल 146 यात्री, 4 केबिन क्रू और 2 पायलट सवार थे। उस दिन सुबह का मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में घने बादल थे और दूर तक साफ नहीं दिख रहा था। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से पूरे पाकिस्तान में मौसम बिगड़ा हुआ था और कई जगह बाढ़ भी आ गई थी। इस्लामाबाद पहुंचने के समय भी मौसम साफ होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे तो बारिश या हल्की धुंध कोई बड़ी बात नहीं होती। पायलट आमतौर पर ऐसे हालात को संभाल लेते हैं। लेकिन जब इस फ्लाइट के पायलट्स ने उड़ान से पहले मौसम की रिपोर्ट देखी तो उन्हें पता चला कि जमीन पर हवा करीब 16 नॉट्स या 29 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी और ये हवा और तेज हो सकती थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए 2 रनवे उपलब्ध थे, रनवे 30 और रनवे 12। लेकिन दिक्कत ये थी कि सिर्फ रनवे 30 पर एक खास सिस्टम था जो खराब मौसम में भी प्लेन को उतरने में मदद करता है। इस सिस्टम को इंस्ट्रूमेंट अप्रोच कहते हैं। रनवे 12 पर यह सिस्टम नहीं था। अगर उस दिन हवा पीछे से बहुत तेज चल रही हो, जिसे टेलविंड कहते हैं, तो रनवे 30 पर प्लेन को उतारना बहुत खतरनाक हो सकता था। तेज हवा प्लेन को और आगे धकेलती है, जिससे प्लेन को रनवे पर रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में पायलट को रनवे 12 पर ही लैंडिंग करनी पड़ सकती थी, लेकिन वहां सीधे लैंड नहीं किया जा सकता था। पहले प्लेन को रनवे 30 की तरफ से नीचे लाया जाता, फिर उसे घुमाकर रनवे 12 की ओर मोड़ा जाता और तब जाकर लैंडिंग होती। पायलट पहले से जानते थे कि इस्लामाबाद पहुंचने पर उन्हें विजुअल सर्कलिंग मैन्यूवर करना पड़ सकता था। इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए कम से कम 2400 मीटर तक साफ दिखाई देना जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी भी समय रनवे आंखों से ओझल हो जाए या धुंध में छिप जाए तो पायलट को तुरंत प्लेन को ऊपर ले जाकर एक और चक्कर लगाना पड़ता है, जिसे गो अराउंड कहते हैं। हालांकि गो अराउंड करना भी आसान नहीं होता, खासकर तब जब मौसम बहुत खराब हो और आसपास ऊंचे पहाड़ हों। ऐसी स्थिति में प्लेन को दोबारा ऊपर ले जाना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि खराब मौसम में लैंडिंग करना। इसीलिए पायलट पहले से तैयार थे कि अगर मौसम आखिरी वक्त तक नहीं सुधरा तो उन्हें मजबूरी में प्लेन को किसी और एयरपोर्ट पर ले जाना पड़ सकता है। उस दिन कॉकपिट में 2 पायलट। लेफ्ट सीट पर थे 61 साल के कैप्टन परवेज इकबाल, जो एयर ब्लू के सबसे सीनियर पायलटों में से एक माने जाते थे। उनके पास 25,500 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था और 1000 घंटे उन्होंने एयरबस A320 जैसे विमान पर उड़ाए थे। पहले वे एक दूसरी एयरलाइन में काम करते थे, लेकिन वहां 60 साल की उम्र में रिटायर होना अनिवार्य था, इसलिए उन्होंने एयर ब्लू ज्वाइन किया। दिलचस्प बात यह है कि इस दिन उन्हें फ्लाइट नहीं उड़ानी थी, लेकिन जब असली कैप्टन अचानक बीमार पड़ गए तो उनकी जगह पर कैप्टन को बुला लिया गया। राइट सीट पर बैठे थे 34 साल के फर्स्ट ऑफिसर मुंताजिब उद्दीन अहमद, जो पहले एक स्क्वाड्रन लीडर रह चुके थे और मिराज और F-16 जैसे फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव रखते थे। अब उन्होंने नया करियर शुरू किया था और कमर्शियल फ्लाइंग में आए थे। उनके पास कुल 1900 घंटे का उड़ान अनुभव था, जिसमें से 300 घंटे उन्होंने एयरबस A320 पर बिताए थे। सुबह 7:41 पर एयर ब्लू फ्लाइट 202 ने कराची से उड़ान भर ली थी और अब यह धीरे धीरे खराब मौसम के बीच इस्लामाबाद की ओर बढ़ रही थी। उड़ान शुरू हुए करीब 11 मिनट ही हुए थे, तभी केबिन क्रू कॉकपिट में आया और पायलट्स को चाय और एक तरह की ब्रेड दी। इसी दौरान कैप्टन ने अपने जूनियर फर्स्ट ऑफिसर से टेक्निकल सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे वो उसका टेस्ट ले रहे हों। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई ट्रेनिंग वाली फ्लाइट नहीं थी। बाद में जब जांच रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि कैप्टन ने ये सवाल ऐसे अंदाज में पूछे जैसे वो खुद को बहुत ऊपर और फर्स्ट ऑफिसर को नीचा समझ रहे हों। उनके जवाब भी उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। ये सवाल जवाब करीब 1 घंटे तक चलते रहे। धीरे धीरे फर्स्ट ऑफिसर कम बोलने लगे और शांत हो गए। और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है अगर उसे बार बार टोक कर नीचा दिखाया जाए। फर्स्ट ऑफिसर को ऐसे सवालों की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। और अगर मान भी लें कि ये ट्रेनिंग फ्लाइट होती तो भी कैप्टन को उनकी
उनकी गलतियों को प्यार और शांति से समझाना चाहिए था, ना कि उन्हें शर्मिंदा करना चाहिए था। जब कोई इंसान बार बार अपमानित होता है तो वो खुद पर भरोसा खोने लगता है, और अगर कभी कोई ऐसा मौका आ जाए जहां वही इंसान कोई गलती पकड़ सकता है या किसी खतरे के बारे में बता सकता है, तो वो शायद डर या झिझक की वजह से कुछ ना बोले, और यही बात किसी भी फ्लाइट को बहुत खतरनाक बना सकती है। और अब हम बहुत जल्द इसका एक डरावना नतीजा देखने वाले हैं। जब कैप्टन ने आखिरकार फर्स्ट ऑफिसर से सवाल पूछना बंद किया तो उन्होंने उससे कहा, जरा इस्लामाबाद का मौसम चेक करो। फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक की एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे ATIS कहा जाता है, उस पर जाकर मौसम की जानकारी ली। जैसा पहले से अनुमान था, मौसम खराब था। रिपोर्ट में बताया गया कि लैंडिंग रनवे 12 पर होगी और हवा भी उसी दिशा से आ रही थी, जो अच्छी बात थी। लेकिन परेशानी यह थी कि विजिबिलिटी सिर्फ 3 किलोमीटर थी, यानी पायलट को ज्यादा दूर तक साफ नहीं दिख रहा था। साथ ही नीचे बादल भी थे, जिससे लैंडिंग और भी मुश्किल हो सकती थी। ये रिपोर्ट सुनकर कैप्टन थोड़े परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। यहीं पर एक बड़ी गलती हो गई। एयरलाइन की तरफ से जो तय सर्कलिंग प्रोसीजर था, कैप्टन ने उसे फॉलो नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने कंप्यूटर यानी फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में खुद से नए रास्ते बनाना शुरू कर दिया। कैप्टन चाहते थे कि प्लेन को दाईं ओर घुमाकर रनवे पर लैंड करे, जबकि नियम साफ कहते हैं कि सिर्फ बाईं ओर से ही सर्कलिंग की इजाजत है। यह फैसला बेहद खतरनाक था, क्योंकि लैंडिंग चार्ट में साफ लिखा था कि एयरपोर्ट के पश्चिम यानी वेस्ट साइड में एक प्रतिबंधित इलाका है, वहां से उड़ान की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा कैप्टन प्लेन की बाईं सीट पर बैठे थे। अगर प्लेन दाईं ओर से घूमेगा तो रनवे फर्स्ट ऑफिसर की तरफ होगा, जिससे कैप्टन को रनवे ठीक से दिखाई नहीं देगा और प्लेन को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता था। फिर भी कैप्टन अपनी मर्जी से सिस्टम में सेटिंग करते रहे। फर्स्ट ऑफिसर ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि पहले से ही कैप्टन के व्यवहार ने उनका आत्मविश्वास काफी कमजोर कर दिया था। कैप्टन ने FMC में PBD वे पॉइंट बनाने शुरू कर दिए। इसका मतलब होता है कि आप किसी एक पॉइंट से एक तय दूरी और दिशा से नया रास्ता बनाते हैं। कैप्टन यह सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो रनवे 12 की तरफ खुद का रास्ता बनाकर लैंड कर सकें, लेकिन यह तरीका एयरलाइन के नियमों के खिलाफ था। कई बार पायलट प्लेन को मैनेज्ड मोड से निकालकर सेलेक्टेड मोड में इसलिए ले आते हैं क्योंकि आगे रास्ते में कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे तेज तूफानी बादल, या फिर जैसे इस केस में जब प्लेन को सीधे नहीं बल्कि थोड़ा घूमकर उतरना होता है। इसे सर्कलिंग लैंडिंग कहा जाता है। ये सब बातें इसलिए समझना जरूरी है ताकि आप आगे की कहानी को अच्छे से पकड़ सकें। कुछ देर बाद कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि वे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की अनुमति मांगे। विमान को 33,000 फीट से नीचे उतरने की इजाजत मिल गई और प्लेन अब इस्लामाबाद की तरफ नीचे आने लगा। करीब 6 मिनट बाद ATC ने बताया कि उन्हें ILS अप्रोच के लिए रडार से रास्ता बताया जाएगा और उन्हें रनवे 12 पर एक सर्किट बनाकर लैंड करना होगा। फर्स्ट ऑफिसर ने ATC की बात दोहराई और पूछा, क्या हम लेफ्ट सर्कलिंग की जगह राइट सर्कलिंग कर सकते हैं? ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया कि वे प्लेन को दाईं ओर से घूमकर नहीं उतार सकते, क्योंकि लोकल नियमों के मुताबिक सिर्फ बाईं ओर से ही सर्कलिंग लैंडिंग की इजाजत थी। अब मुश्किल ये थी कि कैप्टन ने पहले से जो वे पॉइंट्स तैयार किया था वह अब किसी काम का नहीं रहा। जब प्लेन नीचे उतरने लगा तो कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि अब नए वे पॉइंट्स बनाओ जो एयरपोर्ट के दाईं तरफ यानी ईस्ट साइड में हो। फर्स्ट ऑफिसर ने बिना कुछ पूछे रनवे की लोकेशन और कुछ जरूरी पॉइंट्स के आधार पर 3 नए वे पॉइंट्स बना दिए। इससे एक नया रास्ता बन गया जो देखने में एक खास पैटर्न जैसा लग रहा था, लेकिन असली खतरा यहीं छुपा था। ये नया रास्ता एयरलाइन के सर्कलिंग लैंडिंग के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। अगर वे जरा भी ध्यान देते तो समझ जाते कि ये रास्ता प्लेन को सीधा मरगल्ला हिल्स की तरफ ले जा रहा था। मरगल्ला हिल्स एक ऊंचा पहाड़ी इलाका है और प्लेन को जिस ऊंचाई तक उतरना था वह इन पहाड़ियों से भी नीचे थी। इसका मतलब था कि अगर पायलट्स ने थोड़ी भी चूक की तो प्लेन सीधा पहाड़ियों से टकरा सकता था और ये एक बहुत खतरनाक और जानलेवा गलती बन सकती थी। एयर ब्लू फ्लाइट 202 को आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने निर्देश दिया कि प्लेन को 39,000 फीट तक नीचे लाया जाए और रनवे 30 के ILS सिस्टम से लैंडिंग के लिए तैयार किया जाए। पायलट्स ने ये निर्देश मान लिया और प्लेन की स्पीड कम करने के लिए फ्लैप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब
प्लेन सही तरीके से ILS सिस्टम पर सेट हो गया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जिम्मेदारी इस्लामाबाद टावर को सौंप दी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस्लामाबाद टावर के पास खुद का रडार नहीं था। इसका मतलब था कि टावर वाले प्लेन को स्क्रीन पर नहीं देख सकते थे, उन्हें सिर्फ पायलट्स द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा करना पड़ता था। जबकि पिछले कंट्रोल सेक्टर के पास रडार था और वे प्लेन की पोजीशन को लाइव देख सकते थे। जैसे जैसे विमान नीचे उतर रहा था, पायलट्स ने एक बार फिर पूछा कि क्या वे रनवे 12 की तरफ से यानी दाईं ओर से घूमकर लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन टावर ने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें बाईं ओर से ही सर्कलिंग करनी होगी क्योंकि यही लोकल नियम है। पायलट्स ने पहले ही प्लेन की ऊंचाई को 2500 फीट पर सेट कर दिया था, जो कि सर्कलिंग लैंडिंग के लिए तय की गई न्यूनतम ऊंचाई होती है। लेकिन अचानक कैप्टन ने इसे घटाकर 2000 फीट कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत टोका और याद दिलाया कि ब्रीफिंग के दौरान 2500 फीट तय हुआ था। इसके बाद ऊंचाई को दोबारा 2500 फीट पर सेट कर दिया गया। इस घटना से यह बात साफ हो जाती है कि कैप्टन रनवे को जल्दी देखने की कोशिश में प्लेन को तय सीमा से नीचे उतारने को भी तैयार थे, जो एक खतरनाक फैसला हो सकता था क्योंकि जितना प्लेन नीचे जाएगा सुरक्षा का मार्जिन उतना ही कम होता है। सुबह 4:37 और 3 सेकंड पर प्लेन 2500 फीट पर स्थिर हो गया, लेकिन अब तक रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद इसी समय टावर कंट्रोलर ने रेडियो पर बताया कि अभी अभी एक और प्लेन रनवे 12 पर लैंड कर चुका है। ये सुनकर शायद एयर ब्लू के पायलट्स को लगा कि अगर दूसरा प्लेन उतर गया तो हम भी उतर सकते हैं। उन्हें लगा कि शायद मौसम उतना खराब नहीं है जितना पहले लगा था, लेकिन असली बात ये थी कि वो प्लेन तीसरी कोशिश में लैंड कर पाया था। उससे पहले एक और प्लेन मौसम खराब होने की वजह से लैंडिंग छोड़कर किसी और एयरपोर्ट चला गया था। ये बात टावर ने नहीं बताई। जैसे ही एयर ब्लू का प्लेन रोमियो नवंबर पॉइंट पर पहुंचा, पायलट्स को रनवे थोड़ी देर के लिए दिखा। कैप्टन ने तुरंत प्लेन को मोड़ दिया। अब टावर भी प्लेन को देख पा रहा था तो उसने रेडियो पर कहा, जब आप रनवे के साथ साथ यानी बराबर लाइन में आ जाओ तो हमें बताना, ताकि हम आपको लैंडिंग की इजाजत दे सकें। साथ ही उसने सलाह दी कि क्योंकि मौसम खराब है तो रनवे तक पहुंचने के लिए छोटा और सीधा रास्ता लें। कैप्टन ने टावर की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और फर्स्ट ऑफिसर से कुछ ज्यादा बात किए बिना बस कहा, उसे जो कहना है कहने दो। इससे लगता है कि कैप्टन टावर की बात मानने के मूड में नहीं थे। इसके बाद कैप्टन ने प्लेन की ऊंचाई को 2500 फीट से घटाकर 2300 फीट कर दिया। इस बार फर्स्ट ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा और प्लेन नीचे उतरने लगा, लेकिन ये ऊंचाई तय सीमा से भी कम थी, जो लैंडिंग के समय बहुत खतरनाक हो सकती थी क्योंकि इससे प्लेन और जमीन के बीच बहुत कम दूरी रह जाती है। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि अब वे प्लेन को उस रूट पर ले जाना चाहते हैं जो पहले से कंप्यूटर में डाला गया था, यानी मैनेज्ड नेविगेशन मोड में। इसका मतलब था कि अब प्लेन अपने आप उस तय रूट को फॉलो करेगा, लेकिन उस समय ये मोड चालू नहीं था और प्लेन अभी भी सिलेक्टेड हेडिंग मोड में ही था, जिसमें पायलट खुद प्लेन को दिशा देते हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने शांत होकर कैप्टन से पूछा कि क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है? कैप्टन ने जवाब दिया, हाँ, रनवे नजर आ रहा है। इसके बाद कैप्टन ने कहा कि वे PBD-11 नाम की एक जगह तक जाएंगे और वहीं प्लेन को लैंडिंग के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले फ्लैप्स को फ्लैप्स 3 तक खोलेंगे, फिर फ्लैप्स फुल करेंगे ताकि वहां से CF पॉइंट की तरफ मुड़ सकें और लैंडिंग के लिए आगे बढ़ सकें। इसका मतलब था कि कैप्टन अब वही रास्ता अपनाने जा रहे थे जो उन्होंने खुद मन में बनाया था, न कि वो जो कंपनी ने तय किया था। इस वक्त तक प्लेन रनवे से काफी दूर निकल चुका था और अब उस पॉइंट से रनवे देख पाना लगभग नामुमकिन था, जो कि नियमों के खिलाफ था। सुबह 4:39 और 32 सेकंड पर कैप्टन ने प्लेन की दिशा बदल दी और अब प्लेन 300 डिग्री पर उड़ रहा था, जिससे वह रनवे के समानांतर उड़ने लगा और PBD-11 नाम की जगह की तरफ बढ़ गया। इस वक्त प्लेन रनवे से करीब 6.5 किलोमीटर दूर था और एयरपोर्ट टावर से अब दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे प्लेन 8 किलोमीटर की उस सीमा तक पहुंच गया जो सर्कलिंग लैंडिंग के लिए तय की गई थी। तभी रडार कंट्रोलर जो स्क्रीन पर प्लेन को देख रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन उस जगह नहीं है जहां उसे होना चाहिए था, बल्कि वह एक खतरनाक क्षेत्र OP-277 के काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन एयरपोर्ट टावर के पास अपनी रडार स्क्रीन नहीं थी, इसलिए उन्हें इसका पता ही नहीं चला। इसलिए रडार कंट्रोलर ने तुरंत टावर को कॉल किया और चिंता जताते हुए पूछा, प्लेन किस दिशा में जा रहा है? क्या सब कुछ
ठीक है? टावर कंट्रोलर ने बिना समय गवाए रेडियो पर पायलट्स से संपर्क किया और उन्हें तुरंत बाएं मुड़ने का निर्देश दिया ताकि वे उस क्षेत्र में ना जाएं जहां उड़ान की इजाजत नहीं होती। लेकिन तभी स्थिति और खराब होने लगी। टावर का कॉल आने के कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट में अचानक एक चेतावनी बजने लगी, टेरेन अहेड, यानी सामने जमीन है। यह चेतावनी विमान के अंदर लगे एक खास सिस्टम से आती है जो यह बताता है कि अगर इसी रास्ते पर उड़ान जारी रही तो विमान जमीन से टकरा सकता है। ये अलार्म तभी बजता है जब टकराव का खतरा 60 सेकंड के भीतर हो, यानी अब हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। इस चेतावनी को सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर घबरा गए और जल्दी से कप्तान से बोले, सर सामने ऊंचाई वाला इलाका है, सर जल्दी बाएं मुड़िए। उनकी आवाज से घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में यह भी सुनाई देता है कि अब कप्तान भी तनाव में आ चुके थे। उनकी आवाज में भी घबराहट और असमंजस झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे और अब दबाव की वजह से उनकी सोचने और सही फैसला लेने की क्षमता कमजोर हो रही थी। इन सब के बावजूद विमान अब भी उसी रास्ते पर उड़ रहा था जो पहले से कंप्यूटर में डाला गया था। पायलट्स ने रास्ते में कोई बदलाव नहीं किया। तभी टावर कंट्रोलर दोबारा रेडियो पर कॉल करता है और पूछता है, क्या अब भी आपको रनवे दिखाई दे रहा है? इस सवाल पर फर्स्ट ऑफिसर थोड़े उलझन में आ जाते हैं और कप्तान से पूछते हैं, सर उन्हें क्या जवाब दूं? कुछ ही पलों बाद टावर कंट्रोलर फिर वही सवाल दोहराता है तो दोनों पायलट एक साथ रेडियो पर जवाब देते हैं, एयर ब्लू फ्लाइट 202। लेकिन ये जवाब अधूरा था और इस वक्त तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कैप्टन प्लेन को बाएं मोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिशा बदलने वाला डायल घुमाया, लेकिन प्लेन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि ऑटो पायलट अब भी कंप्यूटर के कंट्रोल में था। डायल को सिर्फ घुमाने से कुछ नहीं होता, उसे खींचकर सिलेक्टेड मोड में लाना पड़ता है। लेकिन कैप्टन ये भूल गए और बस डायल घुमाते रहे। जब तक उन्होंने सही तरीका अपनाया तब तक कंप्यूटर में गलत दिशा सेट हो चुकी थी और प्लेन बाएं नहीं दाईं ओर मुड़ गया, यानी प्लेन अब सीधे धीरे धीरे खतरे की ओर जा रहा था। EGPWS अब जोर जोर से चिल्ला रहा था, टेरेन अहेड, पुल अप, यानी सामने जमीन है, ऊपर उठो। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर बार बार भावुक होकर कैप्टन से कह रहे थे, सर बाएं मुड़िए, सर विमान ऊपर उठाइए, लेकिन वो खुद कंट्रोल नहीं लेते और न ही वो इमरजेंसी प्रोसेस अपनाते। जबकि सामने साफ दिख रहा था कि कैप्टन इस वक्त बहुत घबराए हुए थे और प्रेशर में थे। 4:40 पर कैप्टन थ्रस्ट लीवर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिससे इंजन की ताकत थोड़ी बढ़ती है और ऑटो थ्रॉटल बंद हो जाता है। साथ ही वो ऑटो फ्लाइट सिस्टम में ऊंचाई 3700 फीट सेट करते हैं ताकि प्लेन ऊपर जा सके। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो फिर से ऊंचाई घटाकर 3100 फीट कर देते हैं और थ्रस्ट लीवर को वापस पुराने मोड पर ले आते हैं, जिससे ऑटो थ्रॉटल दोबारा चालू हो जाता है। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर लगातार कह रहे थे, सर विमान को जल्दी ऊपर उठाइए, लेकिन कैप्टन का ध्यान अब भी इस बात पर था कि किसी तरह प्लेन को लैंड करवा दें। 4:41 पर कैप्टन ऑटो पायलट बंद करते हैं, साथ ही बाएं रडर का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे प्लेन बहुत तेजी से बाईं ओर झुक जाता है, लगभग 52 डिग्री तक। उस वक्त प्लेन की ऊंचाई 3110 फीट तक पहुंच चुकी थी और वो 2770 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से ऊपर जा रहा था। अब विमान काफी तेजी से बाईं ओर झुक चुका था और इसी दौरान कैप्टन ने साइड स्टिक को आगे की तरफ धकेल दिया। इसका असर ये हुआ कि विमान ऊपर उठने की बजाय और नीचे गिरने लगा। अब विमान की गिरने की रफ्तार 3000 फीट प्रति मिनट तक पहुंच गई थी। पहले से ही विमान बहुत कम ऊंचाई पर था और अब उसकी स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकलती जा रही थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उस समय जो आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई वो फर्स्ट ऑफिसर की थी, जो बहुत धीमी और डर से भरी हुई थी। उन्होंने बहुत डरते हुए कहा, सर हम नीचे जा रहे हैं, सर हम नीचे जा रहे हैं, और फिर रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो जाती है। इसके कुछ ही पल बाद सुबह 4:41 पर विमान इस्लामाबाद के पास मौजूद मार्गाला हिल्स से टकरा गया। यह पहाड़ी एयरपोर्ट से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर थी और इसकी ऊंचाई 2800 फीट थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान में सवार सभी 146 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई।
इस हादसे के बाद जो जांच रिपोर्ट सामने आई वो काफी अधूरी और कमजोर मानी गई। इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद रिपोर्ट में सिर्फ घटनाओं की टाइमलाइन दी गई थी जो ज्यादातर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर आधारित थी। रिपोर्ट में अधिकतर दोष कैप्टन पर डाला गया, खास तौर पर उनके खराब क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट यानी CRM को लेकर। कहा गया कि उन्होंने न केवल फर्स्ट ऑफिसर को शुरू से दबा दिया बल्कि आखिरी समय में जब विमान को घुमाया जा रहा था तब भी मानक नियमों का पालन नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी माना गया कि फर्स्ट ऑफिसर थोड़े शांत और झिझकने वाले थे, जबकि उन्हें हालात की गंभीरता को समझते हुए समय रहते कैप्टन से विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या गलती सिर्फ इन 2 पायलटों की थी? क्या जांच रिपोर्ट ने कभी यह जानने की कोशिश की कि कहीं एयरलाइन के अंदर कोई ऐसा माहौल तो नहीं था जिसमें जूनियर पायलट खुलकर कुछ कह ही नहीं पाते थे? क्या एयरलाइन को कैप्टन की पिछली कमजोरियों की जानकारी थी? अगर थी तो फिर उन्हें ऐसे अहम फ्लाइट में क्यों लगाया गया? इन सब सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। शायद इसी वजह से यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि इंसानी चूक, दबाव और चुप्पी का मिला जुला नतीजा था, जो अगर समय रहते रोका जाता तो 152 जिंदगियां बच सकती थीं। इस हादसे के बाद रिपोर्ट में बहुत गहरी सीख नहीं दी गई। सिर्फ 2 सुझाव थे, इस्लामाबाद में एक नया एयरपोर्ट बनाने का और दूसरा क्रू ट्रेनिंग बेहतर करने का। लेकिन ये काफी नहीं था। फिर भी ये हादसा हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि लीडरशिप, टीम वर्क कितने जरूरी होते हैं। अगर टीम खुलकर बात न करे या लीडर भरोसा न दे तो गलतियां होना तय है, जैसे यहाँ हुआ जब फर्स्ट ऑफिसर मदद कर सकता था लेकिन चुप रहा। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसी फ्लाइट के बारे में जिसमें सारे पैसेंजर मर चुके थे लेकिन प्लेन अब भी आसमान में उड़ रहा था? पूरी सच्चाई जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद।